हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कंप्लीट एस्टिमेशन प्रोसेस ऑफ अ बिल्डिंग। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं, किस तरीके से हम एक्सेल शीट भरते हैं, किस तरीके से हम मेजरमेंट बुक भरते हैं, कंप्लीट डिटेल में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इसी के साथ साथ हर एक पार्ट का उसके यदि आप इमेज नहीं कर पाओगे तो मैं आप लोगों के लिए एक इमेजेस के फॉर्म पे पूरा डिटेल ला के रखा हूं कि किस चीज को किस तरीके से मेजर किया जाता है। एज पर आईएस कोड स्टैंडर्ड की बात करेंगे हम पूरा लास्ट तक अप टू हैंडओवर, प्लम्बिंग, डोर विंडो फिटिंग और पूरा ग्रिल, सैनिटरी फिटिंग, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंटिंग, टाइलिंग और ब्रिकवर्क और रेनफोर्समेंट, स्टील, कंक्रीटिंग, हर एक पार्ट को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कंप्लीट बने रहेगा मेरे साथ, हर एक पार्ट के इमेजेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको हवे में बताते जाऊंगा, कंप्लीट एक एक इमेज को किस तरीके से मेजर किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ड्राइंग सेट भी ला के रखा हूं कि हर एक पार्ट का ड्राइंग सेट, हर एक पार्ट का पूरा ब्रिकवर्क, पूरी प्लास्टर, रेनफोर्समेंट सेक्शन, एक एक पार्ट के रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के साथ। वीडियो थोड़े लंबे जरूर होने वाले हैं लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन के साथ कि किस तरीके से हमें एस्टिमेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एस्टिमेशन को बनाने से पहले। कभी भी जब हम प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को लेके तो सबसे पहला उसका जो रिक्वायरमेंट है कि बेसिक टूल्स जो हमको चाहिए, हम उस बेसिक टूल्स की बात करते हैं। तो एस्टिमेशन के लिए बेसिक टूल है हमारे पास वर्किंग ड्राइंग्स, कि वर्किंग ड्राइंग पे हमको चाहिए सेंटर लाइन वर्किंग ड्राइंग विथ कॉलम फुटिंग डिटेल और ग्राउंड बीम, डोर विंडो का फ्रेम एलिवेशन, ब्रिक वर्क का सेक्शन एंड एलिवेशन टू ऑल द पार्ट, जैसे कि किचन का हो गया, बेडरूम का हो गया, आपके रूफ हॉल्स के हो गए। जिस भी जगह पे आपका ब्रिक वर्क हो रहा है या जिस जगह पे हमको ऐसा लग रहा है कि हम इसको पहचान नहीं पाएंगे प्लान के साथ, तो हर एक पार्ट का हमको सेक्शन चाहिए रहता है। स्टेयर केस का डिटेल और स्लैब एंड बीम का डिटेल, फ्लोरिंग डिटेल्स एंड प्लम्बिंग डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल पे हमको इन सब के ड्राइंग्स चाहिए। अब इस ड्राइंग का सेट हमारे पास होने चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए ड्राइंग के सेट ला रखा हूं। तो ड्राइंग के सेट में अपन बात करते हैं सबसे पहला सेंटर लाइन ड्राइंग। तो सेंटर लाइन ड्राइंग आपको इस ड्राइंग को अपन कहते हैं सेंटर लाइन ड्राइंग। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। और ये सारे पार्ट आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद, ये वेबिनार खत्म होगा तो आप लोगों को ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वेबिनार सिर्फ आज रात तक ही रहने वाला है, कल से ये हटा दिया जाएगा यूट्यूब से। ये पूरा का पूरा डिटेल सेंटर लाइन ड्राइंग, इससे हमको जो डेटा मिलता है वो है फुटिंग्स का डायमेंशंस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फुटिंग का डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, उसकी हाइट, स्टैंडर्ड हाइट जो रेक्टेंगल का हाइट, स्लोप का हाइट, फिर इस पेडेस्टल कॉलम की हाइट, उसका रेनफोर्समेंट, वो हम इस ड्राइंग से जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें दिया रहता है कॉलम के सेक्शंस, कि कॉलम का रेनफोर्समेंट और उसका सेक्शन हमको सेंटर लाइन ड्राइंग से इजिली अवेलेबल हो जाता है। फिर आपको क्या चाहिए, ग्राउंड बीम एंड लेवल्स। तो हमको ग्राउंड बीम का डिटेल चाहिए। तो ग्राउंड बीम तो यहां पे सिर्फ प्लान है, ये आपको प्लान दिख रहा है किस बीम का क्या नाम है, जैसे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 1, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 4, सबका नाम है। और उसका पूरा रेनफोर्समेंट यहां दिया हुआ है कंप्लीट डिटेल में। मैं एक सेक्शन को जूम करके दिखाता हूं कि यहां पे कितना उसका इफेक्टिव लेंथ है, कितना उसका L/3 का लेंथ है, यहाँ पे कितने रेनफोर्समेंट लग रहे हैं, किस तरीके से स्टिरअप लगाया जा रहा है। कंप्लीट ड्राइंग हमको चाहिए रहता है, तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन का और स्टार्ट करते हैं हमारे हर एक पार्ट के साथ। तो जो सबसे पहला काम होता है आपका एस्टिमेशन में, वो होता है साइट क्लीनिंग का मेजरमेंट करना। उसको किस तरीके से हम जान सकते हैं कि एस्टिमेशन का जो मेजरमेंट है, वो मोड ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो वॉल्यूम, एरिया, इन्यूमरेटेड क्वांटिटी, रनिंग मीटर और मास, ये 5 चीजें ही हमको जरूरत है। सबसे पहले वॉल्यूम, किसी भी सेक्शन पे, जैसे कि ये आपको एक फोटो दिख रहा है, ये 3D सेक्शन है। तो यदि हम इसके पहले पार्ट की बात करते हैं, यदि हमको कोई कहा कि आपको एरिया निकालना है, कि हमें यहां पे प्लास्टर यदि करना है, इस भाग में हमको प्लास्टर करना है, तो ये पार्ट हो गया पूरा हमारा लेंथ। और सेम विड्थ की क्या बात करेंगे, जो यहां दिख रहा है आपको, ये हमारा हो जाएगा विड्थ, यदि हमको एरिया निकालना है तो। It's not always possible to afford and join those expensive courses, but here we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after
after placement in a very comfortable installments. और इसी में यदि ये जो पूरा मटेरियल है इसको कहा जाता है कि हमारा ब्रिक वर्क है, तो ब्रिक वर्क में हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम बात करते हैं इसकी, वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन चाहिए हमको, ये लेंथ, ये हाइट और ये विड्थ। जो ये दिख रहा है ये, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा विड्थ। तो हर एक पार्ट का मेजरमेंट के साथ हम बात करने वाले हैं। तो लेंथ, विड्थ, हाइट किसी भी सेक्शन में हमको चाहिए तो हम सिर्फ इन तीनों की ही बात करेंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट। इसके बाद यदि सिर्फ एरिया निकालना हो तो लेंथ और विड्थ की बात करेंगे। इन्यूमरेटेड क्वांटिटी ईच वाइज, यदि कोई कहा जाए कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, यहां पे आपको एक इलेक्ट्रिक पैनल लगाना है, तो इलेक्ट्रिक पैनल नंबर्स में लगते हैं, जैसे कि डोर हैंडल, इट इज नंबर कि कितने डोर हैंडल लगाने हैं। तो वो वॉल्यूम, एरिया रनिंग मीटर पे नहीं कैलकुलेट होते, वो नंबर्स में कैलकुलेट होते हैं कि दरवाजे पे भैया 5 होल्डर लगाने हैं, जो डोर होल्डर है या डोर हैंडल की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें एक एक पीस कुछ लगाना हो तो वो नंबर्स में आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से एक मास की क्या कहानी है? मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जब भी हमको कोई स्टील का काम करना होता है तब हमको मास कैलकुलेट करना होता है। जिस तरीके से बीबीएस में बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं हमको मास कैलकुलेट करना होता है। इसको 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एस्टिमेशन में। पहला तो पार्ट है एस्टिमेशन इन एमएस एक्सेल शीट। एमएस एक्सेल पे बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन कि आप यहां पे डेटा एंट्री किए, आप यहां पे सिर्फ डेटा एंट्री करते जा रहे हो और पूरा का पूरा ऑटो कैलकुलेट कर देगा, एक फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब हम मैनुअली काम करते हैं तो हमको तकलीफ होता है क्योंकि कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है बार बार। लेकिन यदि आपने एक्सेल का सहायता लिया तो इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। लेकिन हम डायरेक्ट एक्सेल पे नहीं जाते, रीजन क्योंकि जब सीट बहुत बड़ा जाता है, अब हमको 200 आइटम की क्वांटिटी निकालनी है। 200 आइटम, सोचो एक्सेल शीट कितना बड़ा हो जाएगा। अब उतने बड़े एक्सेल शीट को मेंटेन करना, थोड़ा सा जज करना तकलीफदायक होता है। इसलिए सबसे पहले ना हम मैनुअली ही कैलकुलेट करते हैं। मैनुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। दैट इज ऑन इन मेजरमेंट बुक। मैं आपको इसी के साथ साथ जो मेजरमेंट बुक एज पर पीडब्ल्यूडी, एज पर सीपीडब्ल्यूडी मेजरमेंट बुक को भरा कैसे जाता है ये भी आज ही बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम मेजरमेंट बुक को भरते हैं एस्टिमेशन निकालने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप, समय बिना गवाए हम चालू करते हैं हमारा पहला पार्ट, दैट इज साइट क्लीनिंग। इस मेजरमेंट बुक को समझा दूं, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज पर्टिकुलर, जिसमें हम क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं उसका नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। सेकंड वर्ड इज नंबर मतलब कितने सेक्शन है वो। जैसे कि साइट क्लीनिंग की बात करें, यदि आपका एक प्लॉट है तो नंबर्स में आ जाएगा 1। फुटिंग की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एक फुटिंग 200 टाइप के हैं तो यहां नंबर में आ जाएगा 200। मतलब सेम आइटम कितने टाइप के हैं आपके बिल्डिंग पे तो यहां नंबर्स आ जाएंगे। लेंथ, विड्थ, हाइट इसके बारे में आप जानते ही हो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और इन तीनों को कैलकुलेट करके हम लाएंगे कंटेंट ऑफ एरिया, दैट इज कॉल्ड टोटल। रिमार्क में यदि आपको कुछ उसको नोटिफाई करना है इन बाद में कि कुछ कमेंट लिखने हैं उसमें कि काम अच्छा हुआ नहीं हुआ या ये ऑप्शनल वर्क है, उसके लिए हम रिमार्क का ऑप्शन हर एक फॉर्मेट में जनरली हम रखते ही हैं। चालू करते हैं हम हमारे पहले पार्ट से, दैट इज कॉल्ड साइट क्लीनिंग। अब साइट क्लीनिंग कहां करेंगे? ये फोटो में आपको दिख रहा है, कोई भी जगह हमारा क्लीन नहीं होता। जब भी हम किसी में जब काम करने जाते हैं तो वहां पे अप टू फिनिश मार्क नहीं होता, हमको उसको सफाई करनी होती है। हो सकता है वहाँ पे पेड़ हो सकता है वहाँ झाड़ियाँ हो सकता है वहाँ दलदल हो, तो किसी भी तरीके से हमको वहाँ मटेरियल साफ करना होता है। तो मटेरियल साफ करने के बाद कुछ इस तरीके से हमको अपना प्लॉट लाना होता है ताकि हम उसमें लेआउट कर सकें, सेंटर लाइन मार्किंग कर सकें और उसका एक्सकवेशन पार्ट आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमको चाहिए हमारा प्लॉट का एरिया। तो प्लॉट के एरिया के लिए हमारे पास ड्राइंग भी है, हम हर एक चीज को रेफरेंस करते हुए पढ़ेंगे। ये आपका है ग्राउंड फ्लोर, ये जो पहला पार्ट है दैट इज ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है। अब इस ग्राउंड फ्लोर पे हमको कितना एरिया क्लीन करना है, जितना हमारा प्लॉट है हम उतना ही करेंगे, हम ज्यादा क्यों करें, लेकिन थोड़ा ज्यादा करते हैं क्योंकि जब ब्रिक पिलर्स बनाते हैं, जैसे कि इसका जब हम सेंटर लाइन ड्राइंग बनाएंगे तो सेंटर लाइन ड्राइंग बनाने के लिए ये हमारा फेस टू फेस हो गया। मैं अभी फेस टू फेस ही मार्क कर रहा हूं, ये हमारा फेस टू फेस प्लॉट साइज हो गया। लेकिन इसके फ्रंट पे रोड होगा, यहां पे रोड होंगे, तो भाई रोड का एरिया तुमको साफ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यदि एकदम टच करता हुआ रोड हुआ तो हम, यदि यहां पे पहले से कोई बिल्डिंग है, आइट साइड हर जगह यदि पहले से बिल्डिंग है तो हम
बिल्डिंग के अंदर जाके थोड़ी साफ करेंगे, हम तो सिर्फ अपना प्लॉट एरिया ही साफ करेंगे। लेकिन यदि ये पूरा एरिया ओपन है, ये पूरा जो एरिया है यदि वो ओपन है, तो हम कम से कम 1 मीटर तो हम एक्स्ट्रा साफ करते ही हैं, जिससे कि हम उसमें ब्रिक पिलर बना सकें, जिससे कि हमारा सेंटर लाइन करने के लिए जो मार्किंग होगा उसको हम बाहर ही पॉइंट करते हैं, बिल्डिंग के बाहर। तो इस ब्रिक पिलर के लिए कम से कम हम 1 मीटर मिनिमम छोड़ के चलते हैं। आपके पास जगह है तो आप 1.5 मीटर 2 मीटर तक आगे जा सकते हो। तो मेजरमेंट क्या होगा साइट क्लीनिंग पे? साइट क्लीनिंग पे मेजरमेंट होगा यहां से इसका लेंथ, यहां से इसका फिक्स्ड लेंथ, प्लस यदि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीन करना है तो ये ऑप्शनल है, इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन साइट कंडीशन। तो आपका जो प्लॉट साइज है प्लस आपका एक्स्ट्रा 1-1 मीटर आप ले लोगे। सेम ऐसे ही इसका विड्थ एक्स्ट्रा करना है तो आगे पीछे आप 1-1 2-2 मीटर ऐड कर लोगे। तो यहां पे लेंथ और विड्थ ही ऐड होगा। ये जो लेंथ है वो हम ये लिखेंगे जितना भी है, चाहे वो 12 मीटर हो, चाहे 25 मीटर हो, चाहे 30 मीटर हो, हम लिखेंगे उसको यहां पे लेंथ और ये जो विड्थ है सबको ऐड करके यहां लिखेंगे विड्थ। ये हमारा और नंबर्स 1 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा निकल जाएगा क्वांटिटी ऑफ साइट क्लीनिंग। इसके बाद का प्रोसेस है क्वांटिटी ऑफ साइट क्लीनिंग के बाद एक्सकवेशन। एक्सकवेशन की बात करते हैं। एक्सकवेशन पे हमको चाहिए, हमने साइट क्लीनिंग किया, पूरा सफाई हो गया, सफाई के बाद हमने मार्किंग कर दिया। ये जो दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, दिस ऑल आर ब्रिक पिलर्स, ये सब ब्रिक पिलर है। क्लियर है? ये सेंटर लाइन के लिए हम बनाते हैं और सेंटर लाइन के बनाने के बाद हमारा काम होता है, जेसीबी चालू है भाई साहब, और जेसीबी जी ने पूरा का पूरा खुदाई कर दिया। अब उस खुदाई को मेजरमेंट करना है। देखो ये जैसे ये पूरे के पूरे ब्रिक पिलर्स हैं, ये ब्रिक पिलर, प्लॉट हमारा यहीं तक है, प्लॉट हमारा यहां तक है, यहां से एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा सफाई करने के लिए जगह छोड़ा। अब जब हमको जगह छोड़ दिया है तो एक्सकवेशन होगा। एक्सकवेशन का मेजरमेंट करना है। एक्सकवेशन का मेजरमेंट ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक लेंथ हो गया, ये हाइट कितना आपने एक्सकवेट किया है। हम हमेशा लेंथ एक्सकवेशन पे ऊपर से मेजर नहीं करते, हम नीचे नीचे मेजर करते हैं। ये तो क्या होगा जब साइट एक्सकवेट हो जाएगा तब, लेकिन हम तो एस्टिमेशन बना रहे हैं, तो इस चीज को हमको अपने ड्राइंग से निकालना होता है। वो बताता हूं किस तरीके से आप ड्राइंग से निकालोगे। तो हमने अभी तक बात किया था प्लॉट साइज के लिए, अब ड्राइंग के लिए हमको चाहिए सेंटर लाइन ड्राइंग। एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालनी है तो एक्सकवेशन क्वांटिटी के लिए हम वो निकलेगा सेंटर लाइन ड्राइंग से। सेंटर लाइन ड्राइंग पे फुटिंग का साइज दिया हुआ है, ये देखो F1 फुटिंग और F2 फुटिंग, A एंड B का सेक्शन दिया होगा आपको आपके ड्राइंग पे। ये आपका फुटिंग है, दैट इज A और दैट इज B। तो A और B का डायमेंशन फुटिंग का है, लेकिन जितना हमको फुटिंग रहता है उससे तो हम ज्यादा एक्सकवेट करते हैं ना, मिनिमम 100 mm तो हमको करना ही होता है। रीजन उसके पीछे का देखो यहां नीचे। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि ये A है, यहां से यहां तक A है, लेकिन जब हम इसको कास्ट करेंगे तो भी यहां शटरिंग लगाएंगे। अब शटरिंग के जितना ही हम एक्सकवेट कर देंगे तो काम थोड़ी होगा, हम इसको थोड़ा ज्यादा एक्सकवेट करते हैं यहां से। तो ये डायमेंशन कह सकते हो आप इसको, ये जो डायमेंशन है ये कम से कम 100 mm हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ये हमारा एक्सकवेशन पार्ट, ये हमारा कम से कम 100 mm एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, जिससे कि हम इजीली उसमें ऑपरेट कर सकें और हमारा शटरिंग का काम कर सकें, लेबर खड़े हो सकें वहां पे। 100 mm मीन्स 4 इंच। तो डायमेंशन कहां से लेंगे हम? डायमेंशन लेंगे अगेन हम अपने ड्राइंग से। तो हमको दिया हुआ है फुटिंग A और फुटिंग F1 और F2 दो टाइप के फुटिंग है, और यहां पे बहुत सारे फुटिंग है, दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे फुटिंग है। अब इस बहुत सारे फुटिंग को जब हमको डिजाइन करना है, हमको एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेशन में नंबर्स चाहिए, तो सब में नाम लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है F2 F2 F1 F2 F2 F2। तो नंबर्स ऑफ F2 और नंबर्स ऑफ F1 निकाल लेंगे, तो हमारा यहां पे एक्सकवेशन पे आ जाएगा नंबर कि F1 कितने हैं और F2 कितने हैं। उसी के साथ अब इसके डायमेंशन चाहिए हमें। डायमेंशन F1 का साइज है 1600 बाई 1600, तो हम फुटिंग के लेंथ में क्या लिखेंगे?
फुटिंग के लेंथ में लिखेंगे 1.6 प्लस दोनों साइड 100 mm बढ़ाएंगे तो 0.2, यहां पे लेंथ एंट्री हो जाएगा। वैसे ही विड्थ में, उसमें विड्थ में भी बढ़ाएंगे, वो भी 1600 है, 1600 में दोनों साइड 100 mm बढ़ाएंगे तो 1.8 मीटर। ये निकल गया हमारा लेंथ और विड्थ। हाइट चेक कर लेते हैं, हाइट दिया हुआ है क्या इसमें? यहां पे हाइट दिया हुआ, यहां पे हाइट, एक्सकवेशन कहां गया? ये हाइट दिया हुआ है, देखो यहां पे दिया हुआ है भैया आपको 2 मीटर एक्सकवेट करना है, तो हम हाइट में लिख देंगे यहां पे 2 मीटर। बहुत ही आसान, जीवन का सबसे बड़ा और सबसे शानदार और सबसे आसान काम है एस्टिमेशन। आप बचपन से एस्टिमेट कर रहे हो, आप पार्टी करने जाते थे तो भी एस्टिमेट करते थे कि भैया कितना रुपए का व्यवस्था हो गया है, 4 दोस्त हैं, 1000 रुपए व्यवस्था हुआ है, 1000 रुपए में कितना दारू लाना है, कितना चखना लाना है, कितना सिगरेट लाना है, सब हम व्यवस्थित करते थे। इट्स पार्ट ऑफ जोक, सीरियसली मत होइएगा, नहीं तो पता चला वीडियो बन के और चले यार माहौल बन गया है, ये नहीं करना है हमें। हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। जब हमको पैसा कलेक्ट हो जाता था तो हम देखते थे अब इतने रुपए में कितना सारा मटेरियल आएगा और कितना कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम ब्रांड चूज करते थे। इट्स एन पार्ट ऑफ एग्जाम्पल। तो यही सेम हमारा एक्सकवेशन पे भी हमने पूरा डायमेंशन सेट किया कि जो ड्राइंग पे दिया हुआ है हमने ड्राइंग से निकाला और उसको कैलकुलेट करके हमारा टोटल पार्ट आते जाएगा, दोनों को ऐड किए तो हमारा नेट क्वांटिटी आ जाएगा एक्सकवेशन का। अब एक्सकवेशन के बाद बात करते हैं सैंड फिलिंग। तो सैंड फिलिंग क्या होता है? जब हमारा एक्सकवेशन हो गया तो नीचे वाला जो एरिया है वो है सॉइल। अब सॉइल पे जब हम इन फ्यूचर में कंक्रीट डालेंगे, पूरा लोड आएगा तो इट कैन बी सफर, मतलब यदि वो 5 mm का भी सेटलमेंट हुआ तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें हम कुशन का यूज करते हैं कि कुशन डाल देते हैं, वो सोफे वाला कुशन जो पीछे लगाते हैं कि जब आप बैठे रहते हैं तो इतना सॉफ्ट होता है वो कुशन कि कहीं भी लगा और वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है किसी भी शेप साइज में। तो इसीलिए उस पार्ट को एडजस्ट करने के लिए हम यहां पे डाल देते हैं सैंड। It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. और सैंड डालते ही हमारे एक्सकवेशन पार्ट में सैंड डालते ही ये काम करता है हमारे कुशन का कि जैसे जैसे बिल्डिंग का लोड बढ़ते जाएगा सैंड अपना जो भी एडजस्टमेंट है वो फाइनल कर देगा। तो इन फ्यूचर जब भी किसी भी कंडीशन से बारिश होगा या ड्राई एरिया हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, तो यदि बारिश होने के बाद सॉइल लूज हो जाएंगे तो उसमें सैंड मिक्स करके अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा। यदि सॉइल क्रैक भी होते हैं तो सैंड उसमें आसानी से घुस जाएगा, उसको कॉम्पैक्ट कर देगा, तो हमारे स्ट्रक्चर फेलियर नहीं होते। इसलिए हम सैंड फिलिंग करते हैं मिनिमम 100 mm का। तो अब भाई एक्सकवेशन पे, इस एक्सकवेशन जोन में सैंड डालना है तो पूरे एरिया में सैंड जाएगा। यहां से लेंथ, ये विड्थ और 100 mm की हाइट की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। अगेन हम ड्राइंग पे आएंगे डायमेंशन के लिए। तो ड्राइंग पे जितना आपका फुटिंग का पार्ट है, जो आपने एक्सकवेशन किया है, डायमेंशन पे 100 mm बढ़ा के उतने ही एरिया में हम सैंड फिलिंग करेंगे। तो अगेन सैंड फिलिंग के लिए टाइप्स ऑफ फुटिंग, कितने टाइप्स की आपके पास फुटिंग है, नंबर्स ऑफ फुटिंग कि F1 कितना है, F2 कितना है और उसका डायमेंशन कितना है, आप उसको यहीं से निकाल सकते हो कि यहां पे है 1.8, तो अगेन जितना एक्सकवेशन उतना ही सैंड फिलिंग, बस हाइट चेंज हो जाएगा 100 mm या 150 mm। 150 mm से ज्यादा हम सैंड फिलिंग नहीं करते। तो यहां पे आ जाएगा क्या, क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग। सेम यहां पे भी हम एंट्री करेंगे एज पर ड्राइंग और यहां पे हमारा टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। इसकी हम डिटेल बात करते हैं हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। आगे बात करते हैं पीसीसी। अब जब इसमें सैंड फिलिंग हो गया, इसमें आपने सैंड फिलिंग कर दिया, इस गड्ढे में सैंड फिलिंग हो गया, तो सैंड फिलिंग के बाद काम होता है पीसीसी करना। पीसीसी करना प्लेन सीमेंट कंक्रीट एक हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा कॉन्टैक्ट एरिया कवर करेगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट इजीली होता है। इट्स फिजिक्स। तो फिजिक्स को मेंटेन करते हुए और हमारा जो इसके ऊपर कंक्रीट आएगा, जो मेन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में ना आए। अदरवाइज सॉइल का काम होता है वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा वो कंक्रीट का। तो जो हमने वाटर सीमेंट रेशियो मिक्स प्रपोजन बनाया है हमारे कंक्रीट का, उससे वाटर कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो कंक्रीट है वो वीक हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन सीमेंट पीसीसी डालते हैं। पीसीसी का भी डायमेंशन यहां से देखकर देखो, फुटिंग है तो अपने फुटिंग का साइज, लेंथ और विड्थ और ये जो हाइट है वो 100 mm हो सकता है, 150 mm हो सकता है, 200 mm हो सकता है, एज पर डिजाइन जैसे आपको ड्राइंग पे दिया।
अगेन ड्राइंग चेक करना है। तो जब तक आपके पास ड्राइंग रहेगा नहीं तब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो जो यहां पे सेक्शन दिया हुआ है देखो, ये फुटिंग है, ये फुटिंग है D1 और ये 100 mm का PCC कर रहा है, 100 mm का PCC। तो हाइट कितना हो गया 100 mm। तो अगेन PCC के में नंबर्स और फुटिंग के नंबर, जितने नंबर्स आपने फुटिंग काउंट किए थे सबसे पहले, फिर उसका लेंथ और विड्थ जितना आपने यहां सैंड फिलिंग किया है वही डायमेंशन डाल देंगे हम यहां पे 1.8 1.8 और अगेन हाइट हमारा हो जाएगा 0.1 या 0.15 150 mm करना है या 200 mm की आपको PCC करनी है, ये एज पर डिजाइन। लेकिन हमारे डिजाइन में भी कितना दिया 100 mm, तो हमने 100 mm PCC कर दिया। इसके बाद का प्रोसेस आता है फुटिंग कंक्रीट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। यदि आप एज अ जूनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर का इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको ये ट्रेपोजाइडल का वॉल्यूम निकालने तो आना ही चाहिए। यदि आप जूनियर इंजीनियर के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो थोड़े सीनियर हो गए तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे फिर उससे IS कोड की स्पेसिफिकेशन पूछे जाते हैं, CPWD के स्पेसिफिकेशन पूछे जाते हैं, प्लानिंग के स्पेसिफिकेशन पूछे जाते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल पूछे जाते हैं। थोड़े आप हायर पोजीशन जाते हो, मतलब आपके पास 1.5 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो, और जैसे आप उससे भी ऊपर जाओगे तो ये सब टेक्निकल कम हो जाता है। फिर प्रोग्राम मतलब जो प्लानिंग है वो प्लानिंग से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं अभी हमारे फुटिंग का। तो फुटिंग का डिटेल निकालने के लिए अगेन अपन ड्राइंग पे आते हैं और ड्राइंग पे फुटिंग देखो, ये आपका फुटिंग है। इस फुटिंग को यदि मैं 2 पार्ट में बांटना चाहूं तो इजीली मैं बांट सकता हूं कि ये एक रेक्टेंगल पार्ट हो गया, नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया और ऊपर वाला फ्रस्टम हो गया। तो इसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं ट्रेपोजाइडल। तो इस ट्रेपोजाइडल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम? अगेन वॉल्यूम भी निकालते हैं 2 ही पार्ट में, कि पहला पार्ट है भैया, अब हमारा ये पहला पार्ट है, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट को निकालने के लिए बहुत आसान है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जो इसका डायमेंशन है, ये उसका A और B, उसका लेंथ और विड्थ थे, ये A और B ये फुटिंग के लेंथ और विड्थ हो गए। हाइट के लिए आपको यहां चेक करना है, दैट इज कॉल्ड D1। D1 तो D1 कहां लिखाया हुआ है? देखो फुटिंग के ड्राइंग पे दिया हुआ है, F1 का D1 है 250, तो यहां आ जाएगा हाइट 0.25, डायमेंशन दिया है 1.6 1.6 और नंबर्स जितने नंबर हैं आप 20 से 25 से 30 से कितने नंबर के फुटिंग है आपके पास, जो यहाँ पे काउंट कर रहे थे हम कि F1 कितने सारे हैं, इसमें देख के काउंट तो कर सकते हैं। बस उसी काउंट को निकला आपका रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकल गया। रही बात ट्रेपोजाइडल का, तो ट्रेपोजाइडल में एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज D/3। अभी D क्या है? वो D है आपका स्लोप वाले एरिया का हाइट। ये जो D2 है ना, यहां से यहां तक D2, तो ये D2/3, इसका हाइट बाई 3, फिर मल्टीप्लाई करते हैं एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस √A1 इंटू A2। अब A1 और A2 क्या है? A1 है हमारा इसका क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन, दैट इज A इंटू B। तो जो A1 है मैं यहां लिख देता हूं आपको एग्जांपल के लिए, A1 इक्वल टू A इंटू B, रेक्टेंगुलर नीचे वाले पोर्शन का ये एरिया, और A2 क्या है? A2 है ये ऊपर वाले पोर्शन का एरिया, कि जितना कॉलम का साइज है, कॉलम के साइज से 100 mm ज्यादा। देखो ये भी आपको सब ड्राइंग पे दिया रहेगा। यदि ड्राइंग पे डिटेल मेंशन नहीं है तो आप एस्टिमेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम कुछ भी चीज एज्यूम नहीं करते। ये कभी नहीं होता कि आप कुछ भी एज्यूम कर लो, एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग ही हम एस्टिमेशन निकालते हैं। तो जो कॉलम का साइज है, इस कॉलम के साइज पे हम 100 mm ऐड कर दे रहे हैं। ये कॉलम का साइज भी आपको यहीं पे दिया है, देखो यहां पे साइड पे ही C1 250/400। फिर बोल रहा है कि इसमें 100 mm ऐड कर लो, इधर ऐड कर लो, इधर ऐड कर लो और इधर ऐड कर लो। तो हम इसमें 100 mm ऐड कर लेते हैं, तो क्या होता है कि 400 हो जाएगा, इधर 100 mm, यहां 100 mm, इस साइड 100 mm, इस साइड 100 mm, तो ये 400 हो जाएगा 600 और 250 कितना हो जाएगा
450, जो 400 100 mm ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600, और जो 250 है वो हो जाएगा 100 mm इस साइड 100 mm इस साइड, तो 450। तो A2 कितना हो जाएगा हमारा 0.6 बाई 0.45। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, आपका निकल जाएगा ट्रेपोजाइडल पोर्शन का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस ऊपर वाले पार्ट का निकल जाएगा वॉल्यूम, और दोनों को ऐड कर देंगे, रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रेपोजाइडल पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एक फुटिंग का वॉल्यूम। और नंबर्स ऑफ फुटिंग मेंशन कर दो कि कितने नंबर्स ऑफ F1 टाइप के फुटिंग है, तो आपका टोटल वॉल्यूम निकल के सामने आ जाएगा। इट्स टू इजी वर्क। सेम उसी तरीके से F2 का भी आप काम कर सकते हो। It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. आगे बात करते हैं, जब हमारा फुटिंग की कंक्रीट होगी तो शटरिंग भी लगाना पड़ेगा। फुटिंग की शटरिंग कैसे लगाते हैं, फोटो में देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि फुटिंग की शटरिंग कैसे लगाया जाता है। कि हमारा ये पार्ट हो गया, हमने कंक्रीट निकालना सीख गया। अब शटरिंग की बात करते हैं। तो शटरिंग सिर्फ दो ही साइड लगता है ये देखो, सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन में ही शटरिंग लगता है, सिर्फ ये रेक्टेंगुलर पोर्शन में ही। तो ये दो लेंथ हो गया, इधर लेंथ है, ये लेंथ है, दैट इज कॉल्ड ए, 2A हो गया। इधर विड्थ है, ये भी विड्थ है, तो ये बी, 2A और 2B, क्या लिख सकते हैं अपन 2 into A plus B। यदि मैं इसकी पूरी लेंथ की बात करूं कि टोटल लेंथ कितना है चारों साइड, तो दो ठोक A को जोड़ दो और दो ठोक B को जोड़ दो, तो 2 into A plus B। लेकिन मेरे को तो एरिया निकालना है ना, तो इसका जो हाइट है मल्टीप्लाई बाई ये जो हाइट है, वो हाइट क्या है स्मॉल d1। ड्राइंग पे देखे थे रेक्टेंगुलर को हाइट इंटू स्मॉल d1 हमने लिख दिया, तो हमारा यहां से निकल गया वॉल्यूम। सेम उसी तरीके से यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो शटरिंग, फुटिंग का शटरिंग कैसे निकालते हैं। पहले तो नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, मान लेते हैं 16 नंबर है F1। 2 into लेंथ प्लस विड्थ, ये निकलता है टोटल लेंथ। 2 into लेंथ प्लस विड्थ क्या होगा, ये टोटल निकला लेंथ, कितने लेंथ पे आप लगा रहे हो, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर साइज, ट्रेपोजाइडल पे नहीं लगता, देखो यहां ट्रेपोजाइडल सेक्शन पे शटरिंग नहीं लगाते। उसी में ही 2-3 टाइप के फुटिंग और रखा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो पहला टाइप का फुटिंग है रेक्टेंगुलर, देखो शटरिंग यहीं लगेगा, बस चारों साइड लगेगा इसमें। यहां पे भी देखोगे तो जब स्टेप फुटिंग होता है तो एक तो नीचे रेक्टेंगल बनता है, फिर एक और रेक्टेंगल बनता है, नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं बहुत सारे, तो उसके भी इसी पार्ट में लगेंगे, वर्टिकल पार्ट में ही। स्लोप में, स्लोप तो रहता ही नहीं इसमें। और यदि स्लोप वाला भी फुटिंग अपन देख लें, देखो यहां, तो स्लोप वाले फुटिंग में सिर्फ यही लगेगा, इसी में ही शटरिंग लगता है। रेक्टेंगुलर पार्ट में स्लोप वाले पार्ट में शटरिंग नहीं लगता। तो बहुत आसान है शटरिंग की क्वांटिटी निकालना। स्टेप बाय स्टेप यदि हम फॉलो करते जाए ना एस्टिमेशन, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए निकालना। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालना सिखा दूंगा, बने रहेगा, अदरवाइज चूक जाएगा मौका, क्योंकि ये दोबारा अपलोड नहीं होने वाला यूट्यूब पे। आगे बात करते हैं हम पेडेस्टल कॉलम। ये सारे पार्ट यार देखो, ये जो मैं बता रहा हूं, ये हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जब ऑफलाइन होता है तो पूरे 15 दिन का एक प्रोसेस है, पूरी ड्राइंग की रीडिंग के साथ एस्टिमेशन निकालना, उसका बिल ऑफ क्वांटिटी निकालना, किस तरीके से जो मैं फोटोज दिखा रहा हूं, ये साइट ले जाके उसको पूरा मेजर करवा के उसकी स्पेसिफिकेशन बता के, चेकलिस्ट बता के, पूरा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपको सिखाया जाता है। और ये पार्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 डेज में आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप आसानी से किसी भी ड्राइंग का एस्टिमेशन निकालने में सक्षम हो जाओगे। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो ब्रिज आ जाए आपके पास, चाहे कैनाल आ जाए, चाहे डैम आ जाए, चाहे रिजर्वायर आ जाए, चाहे आपके पास कोई भी चिमनी आ जाए, किसी भी तरीके का आपके पास ड्राइंग आएगा, बस आपको ड्राइंग रीड करने आना चाहिए, आप एस्टिमेशन निकालना सीख जाओगे, क्योंकि आपको स्टेप्स पता चल जाते हैं कि कौन सा स्टेप पहले निकालना है। जिस तरीके से यदि मुझे आज अंडा भुर्जी खाना है और मुझे अंडा भुर्जी बनाने नहीं आता, लेकिन मेरे पास मटेरियल पूरे हैं, मेरे पास अंडे हैं, मेरे पास पूरे मसाले हैं, मेरे पास गैस है, स्टोव है, पूरे पैन है, उसके बर्तन है, लेकिन यदि मुझे स्टेप नहीं पता होगा कि पहले क्या करें, कि पहले अंडे फोड़ के उसमें पूरा वो प्याज व्याज काट के मिलाएं या घोलें या फिर पैन में डालें, उसके बाद उसमें आग लगाएं, नीचे बर्नर को जलाएं, कितने देर तक पकाना है, और यही एकदम सिंपल से स्टेप मुझे कोई बता दे कि भाई पहले काम कर, अंडे फोड़ के
किसी गिलास में डाल, बारीक बारीक प्याज काट ले, मसाले काट ले, पहले पैन को चढ़ा, तेल डाल, फिर उसमें जो भी मसाले होते हैं वो डाल, एक सीक्वेंस बताएगा तो मेरा अंडा भुर्जी रेडी हो जाएगा। तो वो सीक्वेंस मैं आज आप लोग को बता रहा हूं किस तरीके से रेडी होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पेडेस्टल कॉलम का। तो पेडेस्टल कॉलम की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पेडेस्टल कॉलम फुटिंग के टॉप से लेके ग्राउंड लेवल तक के कॉलम को पेडेस्टल कॉलम कहते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं, ये जो फुटिंग से ऊपर निकला है ये कॉलम, ये यदि यही ग्राउंड लेवल है देन इट इज अ पेडेस्टल कॉलम। ड्राइंग्स पे देखते हैं और अपने पास अवेलेबल है क्या। ये जितने भी आपको ड्राइंग्स दिख रहे हैं दिस आर ऑल पेडेस्टल कॉलम। ये देखो, ये सब पेडेस्टल कॉलम है। अब फुटिंग के ऊपर से लेके ग्राउंड लेवल तक के कॉलम को हम कहते हैं पेडेस्टल कॉलम। तो उसके लिए हमको चाहिए किसका, कॉलम का लेंथ और विड्थ, कॉलम का क्रॉस सेक्शन चाहिए। हमने देखा था कितना था, 400 और 250। ड्राइंग पे देखे हो ना, एक बार और चेक कर लेते हैं ड्राइंग पे। देखो यहां पे ये सेक्शन दिया हुआ है 400 और 250, ये सेक्शन हो गया। तो लेंथ विड्थ पता चल गया। हाइट निकालना है, हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत आसान है। अगेन सब चीज ड्राइंग पे अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करते रहना है। देखिए मैं बताता हूं, पहले इसको थोड़ा मिटा लें, बहुत सारे हो गए ये। तो यदि आप मेरे साथ यहां हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। मौका दे रहा हूं अभी भी, यहां लाइन खींचते तक आप अपना कॉपी और पेन तैयार हो जाइए, क्योंकि यदि आप आओगे तो सीखोगे जरूर, ये तो 100% है। और यदि आप नहीं आ पा रहे हो कोरोना के कारण, आप अपने घर पे भी हो तो भी कोई तकलीफ नहीं होगा, आप अपने घर से ही सीख सकते हो मेरे साथ। तो पेडेस्टल कॉलम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हाइट यहां से लेके इस पोर्शन से लेके यहां तक हम कह रहे हैं हमारा पेडेस्टल कॉलम है। तो ये तो है 2 मीटर, यहां से यहां 2 मीटर। तो पेडेस्टल कॉलम की हाइट कितनी होगी, इसको माइनस कर देते हैं। क्या हमारे पास इसका डेटा है, क्या हमारे पास इसका डेटा है, भाई है 100 mm का पीसीसी, फिर 250 D1, 250 mm का हमारा रेक्टेंगुलर का हाइट, फिर ट्रेपोजाइडल का हाइट। तो यदि हमने 2 मीटर पे 100 mm D1 और D2 को माइनस कर दिया तो हमारा पेडेस्टल कॉलम का हाइट निकल जाएगा, और उस हाइट को हम यहां पे मेंशन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल पेडेस्टल कॉलम की कंक्रीट। सेम उसी तरह से कॉलम 2, 2 कॉलम है C1 और C2, तो हम यहां पे वैल्यू लिख देंगे, सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बहुत ही इजी तरीके से। अब आगे बात करते हैं हमारे पेडेस्टल कॉलम का शटरिंग निकालने पे। तो पेडेस्टल कॉलम का शटरिंग निकालने पे हमको देखना है कि शटरिंग लगता कैसे है। वापस आते हैं हमारे पिक्चर्स पे कि शटरिंग कैसे लगाया जाता है। देखो एक और फोटो है, इसमें तो थोड़ा सा हो सकता है आपको और जल्दी क्लियर हो। तो जब यहां पे मुझे शटरिंग लगाना है तो एक तो इस फेज में लगेगा, एक ये पूरा फेज में शटरिंग लगेगा, फिर इस फेज में शटरिंग लगेगा, सेम इसी के अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड लगेगा। चारों साइड शटरिंग लगता है। चारों साइड शटरिंग का मतलब यदि इसका साइज है यहां से यहां तक 400 mm और यहां से यहां तक है 250 mm, तो ये चारों साइड यदि मैं बोलूं कि कितना लेंथ है शटरिंग का, तो 400 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 250 कॉमन निकाल लें, 2 इंटू 400, 2 इंटू 400 प्लस 250, ये लेंथ निकल गया। मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, इसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा एरिया, एरिया ऑफ शटरिंग ऑफ कॉलम। तो उसी तरीके से यहां पे मैंने आपको दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डाउनलोडिंग सेक्शन पे, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक मौका मिलेगा, और अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है सिविल गुरुजी का एप्लीकेशन तो डाउनलोड कीजिए। ये सारी डिटेल वहां पे भर भर के अवेलेबल है पूरे हर एक पार्ट के कोर्स में। पेडेस्टल कॉलम एंड शटरिंग की बात करते हैं तो आपने नंबर निकाला, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, ये 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ये टोटल लेंथ होता है, क्योंकि एरिया निकालना होता है ना हमको, शटरिंग में एरिया निकालते हैं वॉल्यूम नहीं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से तो हमारा वैल्यू निकल जाता है एरिया टोटल, और इन दोनों को कॉलम 1 कॉलम 2 के टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा नेट क्वांटिटी ऑफ पेडेस्टल कॉलम शटरिंग निकल आएगा। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट आइटम बैक फिलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक फिलिंग? भी आपने गड्ढा किया, गड्ढे करके आपने सैंड फिलिंग डाला, सैंड फिलिंग करके
ये आपने गड्ढा किया, बड़ा सा गड्ढा करके आपने पहले सैंड फिलिंग किया, फिर पीसीसी किया, फिर फुटिंग किया, फिर पेडेस्टल कॉलम निकाल दिया। अब इस गड्ढे को भर रहे हो, तो हमको चाहिए कि कितना मटेरियल हमको भरना है। तो उसके लिए बहुत आसान है ना, एक फोटो बना के समझाता हूं। एक ये बॉक्स है, इसमें मान लेते हैं किसी क्वांटिटी है 10 m3। फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें आपने पहले 1 m3 का सैंड फिलिंग किया, 1 m3 का आपने पीसीसी किया, आपने कुछ 3 m3 का कंक्रीट कर दिया, और ये पेडेस्टल कॉलम, ये 2 m3 का पेडेस्टल कॉलम है। अब आपको कितना मटेरियल और इसमें भर सकते हो, यहां पे और कितना मटेरियल भर सकते हो ये बताइए आप। तो टोटल 10 में से 10 m3 आपने जो एक्सकवेशन किया था, तो उस गड्ढे का वॉल्यूम कितना है 10 m3। इस 10 m3 में से 1, 3 और 2 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा बैलेंस एरिया निकल जाएगा। एक गिलास में आपने कुछ भर दिया है, अब हमको और कितना उसमें सॉइल चाहिए, तो जितना पहले से भर दिए हैं उसको माइनस कर दें टोटल क्वांटिटी से। तो 10 m3 में से 3 - 2 - 1 - 1, तो 3 और ये 4 3 7, तो टोटल 3 m3 का और स्पेस है अंदर मटेरियल भरने के लिए। तो उसी तरीके से यहां पे इस पूरे गड्ढे पे, बड़ा सा गड्ढा, उसमें इतना बड़ा गड्ढा है कि आदमी छोटा सा दिख रहा है यहां पे, तो इतने बड़े गड्ढे पे हमको कैलकुलेट करना है कि कितना मटेरियल और भरना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी, ये हमारा टोटल एक्सकवेटेड क्वांटिटी आ गया, माइनस सैंड फिलिंग, माइनस पीसीसी, माइनस फुटिंग कंक्रीट, माइनस पेडेस्टल कॉलम, इन सबको माइनस कर देंगे हम टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी से, तो हमारा निकल जाता है नेट क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग। तुरंत एक क्लिक पे, यदि आप इसको एक्सेल में कर रहे होगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटो कैलकुलेट कर लेता है यदि आप इस फॉर्मेट में हम जमा लें तो। आगे बात करते हैं बेस कंक्रीट। ग्राउंड बीम बनाने से पहले हमको बेस बनाना होता है। किस तरीके से, ये देखते हैं। ये देखिए कि जब हमको ग्राउंड बीम बनाना होता है, ये ग्राउंड बीम, ये फोटो दिख रहा है, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। यहां पे तो हम यहां तक का काम कर चुके हैं, हमने फुटिंग कर लिया और ये पेडेस्टल कॉलम हमने कास्ट कर लिया है, हम ग्राउंड लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब इसके ऊपर हमको बीम लगाना है, यहां पे बीम लगाना है। तो पहले हम ना ब्रिक वर्क करते हैं, 1 लाइन ब्रिक वर्क। एक्चुअली ब्रिक इज नॉट अलाउड, करना चाहिए हमको यहाँ पे बेस कंक्रीट, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर रेनफोर्समेंट लगाएंगे और रेनफोर्समेंट के ऊपर हम कंक्रीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारा जो बीम का बेस है, जो बीम का बॉटम है, वो डायरेक्ट ग्राउंड से टच ना हो। तो इसलिए इस जगह पे ये है हमारा 1 लाइन ब्रिकवर्क भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको रंगत भी करते हैं, तो रंगत भी कर सकते हो आप इसको 1 लाइन ब्रिकवर्क को। इसकी क्वांटिटी निकाली जाती है, कैलकुलेट, भाई कुछ भी मटेरियल लगाओगे तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा आपको। इसकी कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान है। देखो ये दिख रहा है कि एक कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम तक का लेंथ, जितना बीम का विड्थ है और जितना ब्रिक वर्क का हाइट है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस जगह करना है। ड्राइंग पे आता हूं मैं अपने, ये ड्राइंग है, ये आपका ड्राइंग है। अब इस आपको ड्राइंग पे यहां पे आपको करना है, बीम की कास्टिंग करनी है इसमें। अब जब इसमें बीम की कास्टिंग करनी है तो मेरे को लेंथ चाहिए ना, यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए। या तो आपके पास ऑटोकैड ड्राइंग होगा, वहां से निकाल लो, अदरवाइज इसके सेक्शंस हैं, सेक्शन से निकाल सकते हो। तो हर एक का सेक्शन बना हुआ है डिटेल पे। It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. ये देखो, हर एक बीम का सेक्शन बना हुआ है एकदम डिटेल पे, हर एक ड्राइंग पे अवेलेबल होगा। ऐसा कोई भी ड्राइंग नहीं होगा जिसमें वो सेक्शन अवेलेबल ना हो। इस कॉलम से इस कॉलम तक का लेंथ मेरे को चाहिए, बस आप लेंथ निकालते जाओ, आपका वैल्यू यहां आते जाएगा। आपने यहां से निकाला, मान लिया जाए ये है 3 मीटर कॉलम टू कॉलम, तो यहां पे लेंथ में क्या लिखोगे 3 मीटर, यहां पे आप लिखोगे 3.0। विड्थ, बीम का विड्थ चेक करना है तो आपको अगेन क्रॉस सेक्शन में लिखेगा। यहां पे देखो लिखा हुआ है 250/300, 250/300। तो जो पहला वर्ड होता है वो एक्स डायरेक्शन का होता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो सेकंड डायरेक्शन होता है। तो 300 ये बीम का डेप्थ है और 250 ये बीम का विड्थ है। तो जो विड्थ आ जाएगा यहां पे 0.25 और हाइट आ जाएगा 0.3। अब GB1
यदि मैं इस बीम की बात करूं, ये बीम की बात करूं, ये वाली बीम, तो ये वाली बीम और कितनी सारी है मेरी ड्राइंग पे, मेरे को चेक करना पड़ेगा सेम क्या लेंथ का और भी ड्राइंग है क्या। भैया ये बीम है, ये नीचे वाली बीम है, फिर इधर वाली एक बीम है, इधर वाली बीम है, तो ये 4 सेम बीम है। जब चारों सेम बीम है तो मैं बार बार मेहनत नहीं करूंगा, मैं यहां नंबर्स में लिख दूंगा 4। ये पूरा प्रैक्टिस है एक्चुअली, जब आप आते हो ना तो ये पूरा प्रैक्टिस कराया जाता है किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। बस इसको वैल्यू कैलकुलेट किया है, 4 × 3 × 0.25 × 3, यहां पे मेरा वॉल्यूम आ गया। सेम उसी तरीके से हर एक बीम, सारे बीम को आप कैलकुलेट करोगे, एक एक सिंगल जिसको करते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ ताकि रिपीट ना हो। जिस भी बीम को आप लिखते जा रहे हो यहां पे उसको टिक करते जाओ, और आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड बीम कंक्रीट। इससे पहले हम बात कर रहे थे इसकी बेस की बात करते हैं हम, ग्राउंड बीम बेस की बात कर रहे थे ना अभी। तो ग्राउंड बीम बेस में भी सेम नंबर है 4, नंबर ऑफ बीम 4, लेंथ है 3 मीटर, विड्थ है 250, हाइट ब्रिकवर्क का हाइट है, यहां पे बीम की हाइट की बात नहीं करेंगे क्योंकि बेस देना है, ग्राउंड बीम का बेस, जो कि आपको ये ड्राइंग पे दिख रहा है। ये ब्रिकवर्क का हाइट है ये, तो ये 100 mm यहां पे आ जाएगा 100 mm। ये आपने क्या किया, ब्रिकवर्क का बेस किया। अब ब्रिकवर्क के बेस के बाद आपको करना है ब्रिकवर्क की कंक्रीटिंग, तो डायमेंशन सेम होगा, बस जो हाइट है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम ब्रिकवर्क की कंक्रीटिंग करेंगे। यहां पे ये देखो, ये नीचे ब्रिकवर्क किया गया, नीचे इसकी ब्रिकवर्क की गई है, उसके ऊपर बीम किए हैं, तो ये है 250 और ये है 300 mm। और हमको डायमेंशन कौन सा चाहिए कि भैया इस कॉर्नर से कॉलम के एक फेस से लेके कॉलम के दूसरे फेस तक ये लेंथ, और इसको बोल रहे हैं हम ये 3 मीटर। बहुत ही आसान है, बस एक सीक्वेंस आपको समझ आना चाहिए, आप सारी ड्राइंग सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। आगे बात करते हैं, भैया कंक्रीट किया तो शटरिंग भी लगाना होगा। शटरिंग कैसे लगाएं, शटरिंग के लिए देखो शटरिंग कैसे लगाते हैं, पहले ड्राइंग पे देखते हैं, इस फोटो पे देखते हैं शटरिंग कैसे लगाते हैं। शटरिंग एक बीम है, उसका एक साइड और उसके दोनों साइड, शटरिंग दोनों साइड लगता है। तो यदि मेरे को इसका मेजरमेंट निकालना होगा तो ये लेंथ कितना था मेरा, 3 मीटर का लेंथ था। हाइट कितना है, हाइट बीम का हाइट की बात किए थे अपन, ये बीम की हाइट 300, तो 300 mm की बीम है। तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, लेंथ इंटू हाइट। एरिया निकालने के लिए क्या होगा, 3 मीटर इंटू 0.3, एक साइड का निकल गया, लेकिन बीम के दोनों साइड लगता है। देखो इस साइड भी लगा है और उसके उस साइड भी लगा है, ये वाली भी इस वाली ये भी शटरिंग लगा है, तो बीम के दोनों साइड शटरिंग लगता है। तो दोनों साइड सेम शटरिंग लगेगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, तो मेरा दोनों साइड का शटरिंग निकल जाएगा। देखो एकदम बेसिक फॉर्मूला लिख के दिया हूं आपको कि ग्राउंड बीम 1 का जो हमने ड्राइंग पे देखा था, ग्राउंड बीम 1 का आपको शटरिंग निकालना है, तो जितने नंबर्स ऑफ बीम है, जैसे कि आपके पास 4 बीम थे, 2 × 4, 2 क्यों, क्योंकि दोनों साइड आप शटरिंग लगा रहे हो। 4 क्यों, क्योंकि 4 बीम थे वो ड्राइंग पे। लेंथ है 3 मीटर, हाइट है 0.3। इसको कैलकुलेट करोगे यहां पे आ जाएगा आपका टोटल, चुटकी बजाते ही। कुछ है क्या एस्टिमेशन में यार, बस एक ट्रेनिंग, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आप समझते जाओ, करते जाओ, समझते जाओ, करते जाओ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट होगा कल मॉर्निंग पे 8 बजे। उसके बाद ये वीडियो हटा दी जाएगी यूट्यूब से। अभी ये प्रीमियर खत्म होने के बाद ही ये यूट्यूब से हट जाएगा, इसलिए छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो चुक जाएगा ये मौका सीखने का। ये सिर्फ 1 ही घंटे का वीडियो चलेगा, कल रात में फिर से 9 बजे आएंगे। 7 दिनों तक, जब तक ये पूरा पार्ट खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पे कहानी चलते रहेंगी। जैसे ही एक वीडियो खत्म होगा ये वीडियो से यहाँ से हटा लिया जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि कल मॉर्निंग पे 8 बजे से 9 बजे तक ये प्रीमियर वापस रिपीट होगा, 1 टाइम ओनली, कि जो भी डाउट हो वह कल आप वापस बैठ के एक बार और रिकॉल करके समझ सको। ग्राउंड बीम शटरिंग के बाद बात करते हैं हम ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। ये क्या बोल दिया भैया, ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम, मतलब ग्राउंड बीम के ऊपर, ये ग्राउंड बीम है, इसके ऊपर प्लिंथ लेवल से थोड़ा सा नीचे तक हम ब्रिक वर्क करते हैं। जैसे कि ये नीचे ग्राउंड बीम है, नीचे ग्राउंड बीम है और ऊपर ये ब्रिक वर्क हुआ है। कहां तक, ये प्लिंथ लेवल है, इट इज प्लिंथ लेवल। फ्लोर लेवल को हम कहते हैं प्लिंथ लेवल। यहां से हम देते हैं 50 mm का, 50 mm का डैम प्रूफ कोर्स। ये दिया क्यों जाता है कि इन फ्यूचर जब बारिश होगा तो ये ब्रिक का तो काम है ना वाटर एब्जॉर्ब करना, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके जमीन से उठा के आपके बिल्डिंग पे ना पहुंचा दे।
इसलिए यहां पे कंक्रीट का लेयर दे देते हैं, 50 mm का कंक्रीट का लेयर। इस 50 mm कंक्रीट का लेयर का रेशियो होता है 1:2:4 एज पर CPWD नॉर्म्स, यही यूज करते हैं। नोट कर लेना, बहुत बार फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं ऐसा सारे इंटरव्यू पे कि डीपीसी का ग्रेड बताओ, 1:2:4 कौन सा ग्रेड कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम M15। N15 का मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? 15 न्यूटन पर mm²। कैसे चेक करते हैं? क्यूब से। क्यूब का साइज क्या होता है? 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। कब कब चेक करते हैं? 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन। कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए 28 दिनों पे? ±15%। ये सारी नॉलेज, ये सारे चेकलिस्ट के साथ आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि लर्निंग इट्स वेरी नेसेसरी। आगे बात करते हैं हम। तो हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। ग्राउंड बीम से लेके ब्रिक वर्क कहां तक करना है? डीपीसी के बॉटम तक। बॉटम तक। तो हमको हाइट निकालना है। ये हाइट कैसे निकालेंगे? अगेन टू इजी, कैलकुलेशन ही तो है यार। देखो बताता हूं। वो जो भी क्लाइंट होगा वो आपको बताएगा कि मेरे को ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे मुझे अपना बिल्डिंग रखना है। फ्लोर ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर रखना है वो बताएगा। मान लिया जाए वो बोलता है 1 मीटर। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड लेवल से, जमीन से 1 मीटर के ऊपर में मुझे अपना ये जो लेवल है, ये लेवल मुझे कहां से चाहिए? ग्राउंड से चाहिए 1 मीटर पे। हम बोले ठीक है भाई, हम मान जाते हैं 1 मीटर पे चाहिए। तो हमने क्या क्या किया है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया 1 लाइन ब्रिक वर्क, 100 mm का हमने किया है 1 लाइन ब्रिक वर्क। फिर हमने क्या किया है, मैं कलर चेंज करता हूं आप लोगों के लिए। फिर हमने किया है इसके ऊपर 300 mm का बीम की कास्टिंग, 300 mm का बीम की कास्टिंग किया है। और मैं बोल रहा हूं कि ये ऊपर, ये जो है, ये है हमारा 50 mm का डीपीसी। तो मेरे को ये हाइट पता चल जाएगा क्या? क्योंकि इसी के ऊपर तो ब्रिक वर्क करेंगे ना, डीपीसी के बॉटम तक। तो 1 मीटर पे, ये 1 मीटर में ये है 1000 mm। 1000 mm पे आप 300, 400, 450 mm माइनस कर दो। कितना यहाँ? 550 mm। तो ब्रिक वर्क की हाइट कितनी हो गई? 550 mm। तो इजी। क्या करेंगे हम यहाँ पे? फिर देखो, यहां पे हम करते हैं ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। तो सेम बीम तो वही है, सेम वही बीम होगी, इसी बीम के ऊपर ही हमको करना है। जो भी आपका बीम है, हम ये बीम की बात कर रहे थे, इसी बीम के ऊपर करना है। तो लेंथ तो सेम होगा ना, लेंथ चेंज नहीं होगा। तो एक बार आपने कैलकुलेट किया है 3 मीटर, नंबर है 4 बीम है, 1 2 3 4 5, नहीं ये अलग अलग थे। तो 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4, ये 4 बीम सेम है। तो आपने 4 बीम का नाम रखा, बीम के नंबर रखे 4। विड्थ कितना है? ब्रिक वर्क कितना होता है? 200 mm का। आउटर वॉल है तो 0.200 mm का। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर बीम तो आपने 250 का रखा है और आप ब्रिक वर्क कर रहे हो 200 का। अरे भैया, हम बीम के लिए ब्रिक वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अंदर जो मटेरियल भरेंगे ना फ्लोरिंग पे, जो फ्लोर की फीलिंग होगी, उसके लिए हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं ताकि वो मटेरियल बाहर ना जाए। इसलिए बीम का साइज यदि 300 भी होता, 400 भी होता ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। हम ब्रिक वर्क का विड्थ रखते 200 mm, क्योंकि हमको आउटर सपोर्ट देना है, अंदर जो मटेरियल भराएगा वो बाहर ना आए। दिखाऊंगा मैं आपको फोटोज में। फिर है हाइट। हाइट कितना निकाले हमने? 550 mm, 0.55 हमने कैलकुलेट किया था। यहां पे हमने कैलकुलेट किया 550 mm। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वॉल्यूम निकल आई। सारे बीम के लिए सेम काम, टू इजी। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम के बाद। भैया ब्रिक वर्क हो गया, अब तो डीपीसी भी करोगे ना। जो ये ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक वर्क की आपने कैलकुलेशन कर लिया है, आपने यहां तक का कैलकुलेशन कर लिया। अब डीपीसी का कैलकुलेशन करोगे तो डीपीसी का कैलकुलेशन जितना ब्रिक वर्क है उसी के ऊपर तो डीपीसी होगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा? मोड ऑफ मेजरमेंट में डेटा। डीपीसी भी वॉल्यूम पे निकलता है। कितना है? GB1 4 है आपके पास। लेंथ कितना है? 3 मीटर। विड्थ ब्रिक वर्क है उसी के ऊपर तो करोगे आप, तो विड्थ है 200 mm। विड्थ के साथ उसका थिकनेस कितना है? कितने mm का पीछे किया था मैं अभी बताया था पिछली बार? बताओ आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ सही बोल रहे हो, 50 mm का हमने किया था। तो 0.05 होता है यार। बहुत बार यहां पे मिस्टेक होता है, लोग यहां पे 0.5 मीटर लिख देते हैं। 0.5 मीटर मतलब 500 mm हो जाएगा। 500 mm उतना डीपीसी नहीं करते। 50 mm तो होता है 0.05 मीटर। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका निकल जाएगा
टोटल क्वांटिटी ऑफ डीपीसी इन वॉल्यूम। आगे बात करते हैं, ये आपने पहुंच गया यहां तक डीपीसी लेवल तक। डीपीसी के बाद अब एक काम करते हैं और बिटुमिन कोट। डीपीसी क्यों करते हैं, रीजन बताया था मैं आपको कि नीचे का पानी ऊपर ना जाए। लेकिन जब ये कंक्रीटिंग करते हैं ना तो हम इसमें वाइब्रेटर नहीं चला पाते, क्योंकि 50 mm का तो थिकनेस ही है, और 50 mm का थिकनेस में हम वाइब्रेटर चलाएंगे तो फैल जाएगा ये तो बेचारा, इसलिए हम वाइब्रेटर नहीं चला पाते। तो वाइब्रेटर नहीं चलाने के कारण क्या होता है, पहले वाइब्रेटर क्यों चलाते हैं बताओ, एयर वॉइड्स निकालने के लिए, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए, जितने भी एयर वॉइड्स हैं वो निकल जाए और कंक्रीट अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। जब हम वाइब्रेटर नहीं चला पा रहे हैं तो ना एयर वॉइड्स निकल रहे हैं ना वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पा रहा है, मतलब उसमें पोर्स एरिया है। अब वो पोर्स एरिया है का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर भी तो ब्रिकवर्क होगा ना, इसके ऊपर भी ब्रिकवर्क होगा, और अगेन ब्रिकवर्क की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वो वाटर को खींच लेता है। अब जब वाटर को खींच लेता है तो पोर से भी तो खींच लेगा, डीपीसी करने का तो फेलियर हो गया। और यदि हम बोलते हैं भैया हम नहीं होगा डीपीसी, जब फेलियर नहीं होगा, लेकिन यदि इन फ्यूचर 10 साल बाद भी हुआ तो क्या फिर से तोड़ के बनाओगे क्या आप, नहीं होता। और मैक्सिमम घर के नीचे देखना पूरे सीपेज 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 दिखते रहते हैं, एक छोटा सा काम वो चोरी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बिटुमिन कोट। इस डीपीसी के ऊपर ये जो हमने डीपीसी किया है, ये जो ब्रिकवर्क किए, ब्रिकवर्क के ऊपर डीपीसी किए, इस डीपीसी के ऊपर हम करेंगे बिटुमिन कोट। ये देखो ये ब्रिकवर्क आया, ब्रिकवर्क के ऊपर ये डीपीसी हुआ, और डीपीसी के ऊपर एक काला काला दिख रहा है, दिस ऑल आर हॉट बिटुमिन। बिटुमिन को गर्म करके ऊपर मस्त रबर से वो ब्रश से या डायरेक्ट डाल दो तो भी चलेगा। तो ये बिटुमिन क्या करता है, जितने भी पोर्स एरिया हैं उसको जाके ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से हमारा फायदा हो जाता है कि भैया तो कंक्रीट में हमने भले वाइब्रेटर नहीं चलाया, लेकिन जितने भी पोर्स एरिया थे वो ब्लॉक हो चुके हैं, अब कुछ भी हो जाए पानी ऊपर नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, एक के बाद एक हम चीजें को जितना ज्यादा प्रिकॉशंस रखेंगे फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ये वीडियो वापस नहीं चलने वाला, इसलिए बने रहना मेरे इस वीडियो के साथ। मैं आज आपको पूरा बता के जाने वाला हूं। 7 दिन तक डेली हम इस एस्टिमेशन की बात करेंगे। ये रिपीट टेलीकास्ट सुबह 8 बजे चलने वाला है, और स्पेशली आप लोगों के लिए जितने लोग हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो ऑफलाइन होने वाला है उसमें नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, और यदि आप आओगे तो समझो और कितने लेवल पे तरक्की करने वाले हो। क्योंकि जैसे ही सोचो आज है दिसंबर, जनवरी फरवरी 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप फरवरी में यहां से पास आउट होगे, उस समय क्या अपॉर्चुनिटी होगी इस इंडस्ट्री में कि लोग घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं और आप होगे वेल ट्रेंड इस इंडस्ट्री में आतंक करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। बिटुमिन कोट के बाद बात करते हैं हम प्लिंथ की फिलिंग। प्लिंथ फिलिंग मीन्स व्हाट, कि जो ये गड्ढा है अब ये तो प्लिंथ का लेवल हो गया, अब इसे फिलिंग तो करना पड़ेगा। फिलिंग कैसे करते हैं देखते हैं। ये It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. हमने यहां तक बिटुमिन लगा, ये डीपीसी किया हुआ है। इस डीपीसी से 100 mm नीचे तक, डीपीसी के लेवल से 100 mm नीचे तक हम कर देते हैं पूरा का पूरा मुरुम की फिलिंग। मुरुम भर सकते हो, सैंड भर सकते हो, आप इसमें स्टोन डस्ट भर सकते हो। आजकल लोग वो चिप्स गिट्टी भी भरने लग गए हैं स्टोन डस्ट के साथ। तो जो मटेरियल आपके नियरेस्ट अवेलेबल है, जो सस्ता अवेलेबल है, उसको हम भर देते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं भरते, पीली मिट्टी नहीं भरते। रीजन क्योंकि मिट्टी वेल कॉम्पैक्ट हम नहीं कर पाते और इन फ्यूचर जाके फ्लोर फेलियर हो जाता है, टाइल टूटे हुए हो जाते हैं, पीसीसी दब जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल भरें जो वेल कॉम्पैक्ट हो सके। अब इसको कॉम्पैक्ट करने का भी अलग तरीका है अपना, कि लेयर बाय लेयर करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक साथ पूरा ट्रक भर के मुरुम लाए और एक साथ ही पलटा दिए। वो पलटाने से क्या होता है कि आपने मुरुम तो भर दिया, लेकिन जब आप उसे कॉम्पैक्ट करोगे ना, इस हैंड हैमर का वेट होता है 0.5 टन। ध्यान रखना, ये जो हैंड हैमर है उसका वेट होता है 0.5 टन। इससे लो वेट का हैमर यूज नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक मशीन जो 5 टन है वो एक मशीन वाइब्रेटर है, और एक और अर्थ कॉम्पैक्टर आता है, उसका वेट होता है 8 मेट्रिक टन। 8, इसको यूज करना बहुत ही नॉमिनल रेंट पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल, खरीदने की जरूरत नहीं होती। इसको यूज करने से क्या होता है कि आप अच्छे से कॉम्पैक्ट कर पा रहे हो। लेकिन यदि आपने 3 लेयर 200 mm से ज्यादा, मतलब 600 mm से ज्यादा फिलिंग एक साथ कर दिया, तो इसका जो इफेक्ट है, जब आप ऊपर मारते हो तो नीचे 600 mm से ज्यादा नीचे इफेक्ट नहीं जाता।
इसलिए कहा जाता है कि फीलिंग जब करते हैं ना हम, तो 200 mm के लेयर में करते हैं, पहले 200 mm, फिर 200 mm, फिर 200 mm, फिर 200 mm। ये सारे CPWD के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। हाँ, जरूर कोई इसको फॉलो नहीं करता। जिस तरीके से एक इंसान को सुबह उठना चाहिए मस्त ब्रह्म मुहूर्त में, या 5-6 बजे उठ जाना चाहिए सूरज निकलने से पहले, दबा के 1 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह सुबह भरपेट नाश्ता करना चाहिए, बीड़ी गुटखा पान पराग दारू तंबाकू नहीं खाना चाहिए, कोई भी गलत बातें नहीं करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अच्छा मीठा बोलना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आप लोग करते हो? सब उठ रहे हैं आराम से 11 बजे 10 बजे। लॉकडाउन में तो लोगों ने और खराब कर दिया, 2-2 बजे उठ रहे हैं। क्यों? काम ही नहीं कुछ करने के लिए। खराब पूरी दुनिया बैठी, हम भी बैठेंगे। लेकिन सोचो, जिस तरीके से आप ये अपना डेली रूटीन बर्बाद किए हो इस लॉकडाउन पे, उसी तरीके से जीवन भर रहे तो क्या आप तरक्की कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से हमारा जो मटेरियल है बिल्डिंग का, यदि हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से नहीं डाला तो इन फ्यूचर ये फेलियर होने के चांसेस होते हैं, फ्लोर फेलियर। कि यहाँ इन फ्यूचर में जब यहाँ नीचे से पानी आएगा, बारिश होगा, सॉइल कॉम्पैक्ट होगा नेचुरली, और आपका फ्लोर दब जाएगा। आपको लगभग गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में आपको ये सब ना देखने मिल जाएगा, फ्लोर फेलियर का केसेस। इसको मेजर कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको मेजर करने का तरीका, वॉल्यूम निकालना होता है हमको। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम बात करते हैं इसका लेंथ, रूम का लेंथ, रूम का विड्थ और हाइट। हाइट में प्लिंथ की हाइट जो हमने 1 मीटर रखा था, प्लिंथ की हाइट, उस 1 मीटर पे हम ये ना 100 mm, ये 100 mm छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्लोर PCC भी आनी है। इसके ऊपर होगा पूरा का पूरा फ्लोर PCC, यहां पे होगा फ्लोर की PCC 100 mm थिकनेस के लिए। तो हम ये 100 mm छोड़ देते हैं हमारी फीलिंग पे। तो फीलिंग हाइट कितनी हो गई? 1 मीटर प्लिंथ लेवल था, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ का फ्लोर लेवल कितना होना चाहिए? 1 मीटर। उसमें से हमने 100 mm छोड़ दिया, कितना बचा? 900 mm। तो प्लिंथ की फिलिंग के लिए हाइट तो हमने डिसाइड कर लिया 900 mm। अब लेंथ और विड्थ निकालना है। लेंथ विड्थ ड्राइंग पे आते हैं। ड्राइंग पे तो यार सब यहीं अवेलेबल है, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है इसको समझने का। ड्राइंग पे बीम टू बीम ही तो भरेंगे, बीम टू बीम ही भराएगा, क्योंकि ब्रिकवर्क तो आ चुका है ना डीपीसी लेवल तक। अब ये सब बॉक्सेस बन चुके हैं आपके अगले अलग अलग बॉक्सेस। जिस तरीके से हम फोटो में देख रहे थे, ये फोटो है, ये अलग अलग बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इसमें फिलिंग करना है हमको, तो फिलिंग हम यहीं से तो करेंगे, ग्राउंड लेवल से ऊपर से 100 mm छोड़ के। तो कितना बचा? 900 mm। और डायमेंशन कितना है? रूम टू रूम, वॉल टू वॉल हम डायमेंशन निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है। यहाँ पे लेंथ विड्थ ड्राइंग पे दिया रहेगा, नंबर यदि सेम रूम है तो यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हो। यदि 2 रूम सेम है, जैसे कि ड्राइंग पे मैं वापस देखता हूँ, मैंने थोड़ा ड्राइंग पहले से आप लोगों के लिए रीड करके रखा हुआ है। तो ये रूम और ये रूम सेम है, ये भी रूम सेम है, ये भी रूम सेम है। तो 1 2 3 4 रूम है जो सेम है। तो हमने एक साथ ही 4 रूम की कहानी निकाल ली। 4 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट 900 mm। सेम उसी तरीके से सारे रूम को एक एक करके हम मार्क करते जाएंगे और सबकी डायमेंशन लिखते जाएंगे, और हमारा कैलकुलेशन होते जाएगा, और आपका पूरा का पूरा ये नेट क्वांटिटी निकलते जाएगा। हमने बात कर लिया पूरा का पूरा प्लिंथ फिलिंग तक। एक काम और बचा है जिसको हम सब स्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीशन की बात करते हैं। तो वो पार्ट जो बचा है वो है आपका फ्लोर PCC। जितने एरिया में आपने फिलिंग किया है उसी एरिया को तो आप PCC करोगे भाई, इसी के तो ऊपर हम फ्लोर PCC करेंगे। देखते हैं, जितने एरिया में आपने सैंड फिलिंग किया है, अभी रूम फिलिंग सैंड फिलिंग किया है, उसी एरिया पे आप फ्लोर PCC करोगे। तो अगेन इसका डायमेंशन पूरा का पूरा लेंथ, पूरा का पूरा यहाँ लास्ट तक विड्थ, लेंथ विड्थ सेम होगा जिस तरीके से आपने फिलिंग के लिए निकाला है, बस हाइट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने लिख के रखा है, यहाँ पे लेंथ और विड्थ और 4 नंबर, सेम उसी को यहाँ पे भी लिख लो। ये लेंथ और विड्थ 4 नंबर, ये लेंथ विड्थ और नंबर 4, हाइट में आ जाएगा 100 mm। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू निकल आएगा क्या? फ्लोर PCC। ये तो बात हुआ कंप्लीटली सब स्ट्रक्चर पार्ट का। और इस सब स्ट्रक्चर पार्ट में आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समझा पाया हूंगा
ये डेटा आपको यदि आप चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दिया हुआ है, आपको वहाँ पे अपना सिर्फ और सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, किस एरिया से आप बिलोंग करते हो, आप उसको टाइप करोगे, ये डेटा, ये पीडीएफ और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे डाउनलोडेबल लिंक के साथ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए एक साथ मेरे साथ एक बार ज़रूर ये कहेंगे, करना है खास। आपसे बोल रहा हूँ मैं कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत। उसी जोश उसी जुनून से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बता दूं मैं एक बार फिर से कि ये वीडियो तुरंत अभी हट जाएगा। कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक फिर से ये प्रीमियर में आएगा, 1 घंटे का वीडियो, और 1 घंटे में आप जो भी आपको रिवीजन करना है कर सकते हैं। कल रात को 9 बजे से फिर इसके आगे का पाठ हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।